Hello and welcome. In this video, we are going to cover about the flash floods in हिमाचल प्रदेश. Recently, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण फ्लड जैसे सिचुएशंस बने हुए हैं. सबसे पहले हम कवर करेंगे कि फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं, उसके बाद इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं फ्लैश फ्लड से. सेकेंडली इसका कारण देखेंगे और एंड में हम वे फॉरवर्ड कि फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है उनको किस तरह से टैकल किया जाए उसको भी कवर करेंगे. देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है या फिर आर्टिकल कह लीजिए आप, आर्टिकल पब्लिश हुआ है एक न्यूज़पेपर में, उसको बेस बनाया हुआ और कुछ एक इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से ऐड करके हम इस पूरी सिचुएशन को या पूरे डिज़ास्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखिए, फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं. फ्लड्स तो आपने सुना रहेगा कि फ्लड्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा ये तो. देखिए, फ्लड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी इलाके में ये रिवर है, ये इसका चैनल है, ये अपने इस चैनल में बहती है. मतलब इसका चैनल बोले तो इसका इलाका, मतलब जहाँ से ये बह रही है ना, यहाँ से बह रही है. तो क्या हुआ कि इस रिवर में बारिश के कारण कोई भी और कारण हो सकते हैं, उस कारण इसमें पानी ज़्यादा आ गया. तो क्या हुआ कि अपने की चैनल के साथ साथ अपने एडजेसेंट साइड में भी बहना स्टार्ट कर दी. मान लीजिए यहाँ से भी इसने बहना स्टार्ट कर दी. तो हो सकता है यहाँ पे पहले लोग रहते हों या यहाँ पे लोगों का घर हो, मकान हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये मतलब ये वैसा एरिया है जहाँ पे यूजुअली पानी नहीं होता था, लेकिन रिवर में पानी बढ़ गया, जिस कारण रिवर का पानी जो है वो इस इलाके में भी एंटर कर गया. तो ये क्या हुआ, ये हुई बाढ़ के हालात. हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आई एम श्योर आपने में से बहुत से लोगों ने हिमाचल में बाढ़ आई ऐसा सुना नहीं होगा. बहुत रेयरली होता है कि हिमाचल में भी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं. लेकिन जो हिमाचल में अभी बाढ़ आई हुई है, ये है हमारे पास फ्लैश फ्लड. अब फ्लैश फ्लड में और फ्लड में अंतर क्या होता है कन्वेंशनल. देखिए, फ्लैश फ्लड जो होती है ना जी, ये होता है सडन, मतलब एकदम से रैपिड, बहुत तेज़ी से एकदम से अगर कहीं पे बाढ़ जैसी सिचुएशंस बन रही हैं तो उसको कहते हैं हम फ्लैश फ्लड. एकदम से मतलब कि लगभग 6 घंटे, विद इन 6 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास इतनी तेज़ बारिश होगी कि हमारे पास जो है वो फ्लड किसी के हालात बन गए हैं ना. बारिश की वजह से इतनी फ्लड के हालात बन गए कि बहुत कम समय में, लगभग 6 घंटे से कम के समय के अंदर अंदर हमारे पास बहुत तेज़ी से फ्लड जो है वो बहने लगी है, फ्लड्स आने लगे. तो उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड्स. सडन एंड रैपिड फ्लडिंग दैट अकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ यूजली 6 आवर्स, मैंने जैसे बताया. अब देखिए, फ्लैश फ्लड के कारण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है जी, फ्लैश फ्लड के रीज़न क्या क्या हैं वो भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हैवी रेनफॉल. देखिए, रेनफॉल हैवी होने का मतलब कि बादल फटना. जैसे कि बादल फटना क्या हुआ, एक बहुत कम समय में एक ही जगह पे बहुत हैवी रेनफॉल हो जाना इज कॉल्ड बादल फटना, है ना. तो बादल फटना या रिवर हैवी रेनफॉल एक जगह पे होगी, तो क्या हुआ, कम समय में हुई और ज़्यादा बारिश हुई, तो क्या हुआ, फ्लैश फ्लड्स का कारण बन गया. सेकेंडली, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ डैम. एक डैम है, उसके पास हमने जो है वो यहाँ पे वाटर स्टोर किया हुआ है ना जी, रिजर्वायर है इसमें, यहाँ पे वाटर है, इसको एकदम से छोड़ दिया तो क्या होगा, आगे पानी निकल गया. तो इसके नेक्स्ट जो एरिया आएगा, यहाँ पे जो एरिया आएगा उसमें भी फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं. थर्डली है ग्लेशियर लेक. ग्लेशियर लेक मतलब पहाड़ों पे हमारे पास ग्लेशियर होते हैं, और ग्लेशियर जो पिघल के, मान लीजिए ये ग्लेशियर था, ये पिघल के यहाँ से ने एक लेक बना लिया, झील बना ली. अब किसी कारणवश झील जो है वो, झील का पानी टूट जाता है, झील जो है वो टूट जाती है और इसका पानी भी नीचे बहने लगता है सडनली. तो ये क्या हुआ, ये भी एक कारण हुआ किसके, फ्लैश फ्लड. इसमें ज़्यादातर पानी है ना, यहाँ इस केस में बहुत सा पानी था एकदम से निकल गया, इस केस में बहुत सा पानी इकट्ठा था और एकदम से निकलने लग पड़ा या एकदम से बहना स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या क्या बनाते हैं आगे जाके, फ्लैश फ्लड. तो ये एक फ्लैश फ्लड का 3 मुख्य कारण है. इसमें से हिमाचल में कौन सा है, हैवी रेनफॉल. हिमाचल में जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं वो किस कारण आ रहे हैं, हैवी रेनफॉल के. ठीक है जी, आई होप आपको ये फ्लैश फ्लड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा. सेकेंडली देखिए, हिमाचल में राइटर लिखते हैं कि हिमाचल में जो फ्लैश फ्लड्स है ना जी, इसके कारण अभी तक टिल नाउ बोलते हैं कि 150 लोगों की डेथ हो चुकी है. इस साल की मानसून की बात हो रही है ना जी. इस साल के जो मानसून है उसके कारण बोलते हैं 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और हमने लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति का भी लॉस देखा है.
इस मानसून के पीरियड में फ्लैश फ्लड्स के कारण। और ये कहते हैं कि लगभग मतलब 5 साल 2022 से पहले के 5 साल लगभग 2017 के ऑनवर्ड 2022 तक राइटर ऐसा कहते हैं कि देखिए हिमाचल में जो है वो हमारे पास 1550 लोगों की जान जा चुकी और 12,444 जो है हमारे पास घर जो है वो डैमेज हो गए हैं इस कारण। अब ये बोलते हैं कि ठीक है, इसका ऑल्दो द क्लाइमेट चेंज कॉज द फ्लैश फ्लड, ठीक है भाई क्लाइमेट चेंज कारण है फ्लैश फ्लड का, ये हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बोलते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो डिजास्टर है ना ये फ्रॉम प्लान डेवलपमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। बोलते हैं ह्यूमन के द्वारा जो प्लानिंग की गई है या डेवलपमेंट जो काम किए गए उसके कारण भी ये डिजास्टर्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं हिमाचल में, मेनली हिमाचल में। अब देखिए ये इसके बाद जो है राइटर जो है वो कारण बताते हैं कि रीज़न क्या क्या है इस डिज़ास्टर फ्लैश फ्लड जो हिमाचल में आ रही है इसका कारण क्या क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये कहते हैं कि आईपेक की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि आईपेक आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट 6 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज से जो एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे वो होंगे हमारे पास हिमालयन और कोस्टल एरिया। ये तो आपको पता होगा क्योंकि हिमालयन देखिए हिमालयन रीजन में मेनली जो है वो ग्लेशियर है, तो क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग से पानी अगर पिघल के नीचे आ जाएगा एकदम से तो एक तो पहली बात वहाँ पे ग्लेशियर का पिघलना एकदम से, ठीक है जी, तो फ्लड आ सकता है उस रीजन में। सेकेंडली अगर पानी ही नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर बहुत से इम्पैक्ट हो जाएंगे हिमालयन रीजन पे। और लास्टली जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन का मतलब है कि कोस्टल के जो एरिया हैं सी जो पानी है अपना समुद्र का वो राइज कर जाएगा लेवल उसका, तो कोस्टल एरिया भी इफेक्ट होंगे और हिमालयन रीजन दोनों मतलब इफेक्ट तो वैसे तो पूरा हर ग्लोब का हर पार्ट इफेक्ट होगा इससे, लेकिन जो मेन हार्ड हिट होंगे वो होंगे आपके हिमालयन और कोस्टल एरियाज। सेकेंडली जो आईएमडी है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में जो नॉर्मल रेनफॉल है दैट इज़ 720 mm से लेकर 750 mm के बीच में, लेकिन 2010 में हमारे पास जो देखिए कितनी अधिक है ये 750 हमारी जो है वो मैक्सिमम जो नॉर्मल रेनफॉल का एक सीमा है उसका मैक्सिमम 750 इसके बीच में, और लेकिन हमारे पास हो कितनी रही है 888 या 888 मिलीमीटर, और 2018 में ये होगी 926 मिलीमीटर, तो ये बहुत अधिक है मतलब। और लास्टली कहते हैं कि इस साल की जो मानसून है जून 2023 से लेकर के जुलाई के लास्ट वीक तक लगभग हिमाचल में 511 mm जो है वो रेनफॉल रिकॉर्ड किया जा चुका है। और इसके साथ साथ देखिए मानसून अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना जी, इस बार हिमाचल में ज़्यादातर बारिश होने का कारण ये भी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं और मानसून है ये आपस में कन्वर्ज हो गई, मतलब साथ में मिल गई हैं इसलिए। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसको मैं बता दूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो स्टॉर्म्स है वो इस डायरेक्शन में आते हैं, मेडिटेरियन सी से वो पानी लेते हैं और सर्दियों में मेनली ये आते हैं अपने सर्दियों में इस नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, और यहाँ पे रेनफॉल होती है या फिर जो अपना स्नोफॉल होता है वो इसी कारण होता है। अब ये आते थे हमारे पास जनवरी में या फिर फरवरी में, अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वीक हो जाना चाहिए था, अभी जून में जब तक मानसून आता तब तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो वीक हो जाते हैं इस एरिया में, तो इनका प्रभाव उतना देखने को नहीं मिलता। इस साल क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ यहाँ से आगे मानसून विंड्स। अब मानसून यहाँ से आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है, तो मतलब ये भी बारिश करवाने की कैपेसिटी इनमें, ये भी बारिश ही करवाते हैं, तो दोनों साथ में अगर मिल गए तो फिर दोनों की वजह से जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है वो इन दोनों के कारण ही, मिलने के कारण ही। पहले अगर मानसून होती तो इतना ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उन दोनों का आपस में मिलना ही ज़्यादातर बारिश का कारण बन रहा है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अभी तक मतलब यहाँ पे इस एरिया में बने रहना किसकी वजह से, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। अब क्लाइमेट चेंज का अगर मैं अब इफ़ेक्ट बताऊँ तो बहुत से मतलब हर सेक्टर में इफ़ेक्ट होगा। अगर हिमाचल के बारे में बात करूँ मैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो हिमाचल में भी हर सेक्टर में इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, टूरिज्म इम्पैक्ट होगा, इससे ना हर एरिया जो है वो इम्पैक्ट होता है। चलिए फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर को क्लाइमेट चेंज किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट्स गेट फॉर एग्जांपल एक ही आदमी है, इसका नाम है राहुल। जो राहुल भाई साहब हैं, ऐसे सोचिए कि ये जो है वो मनाली में किसी होटल में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, मनाली में किसी होटल में ये काम कर रहे हैं।
अब हुआ क्या कि इस साल की मानसून के टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मानसून से कन्वर्ज होगी। रीज़न क्या था? क्लाइमेट चेंज बता रहे हैं इसका कारण, है ना जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा कारण हो रहा है, ऐसा मतलब सिचुएशन हमारे पास बन रही है। तो राहुल भाई साहब मनाली में काम करते हैं किसी होटल में। अब क्या हुआ कि जिस तरह से हिमाचल में बाढ़ के हालात है, फ्लड आ रही हैं, तो आपको लगता है कि टूरिस्ट हिमाचल में आएगा? जिस तरह से फ्लड की सिचुएशन देखेंगे वो, तो अवॉइड करते हैं सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में सरकार भी कहती है कि आप जो है वो एहतियातन आए और हो सके तो ना आए, मतलब, है ना जी। क्योंकि कोई भी अपनी जान पे जान को मतलब दाव पे लगाकर घूमने तो नहीं आएगा, आई एम श्योर। तो इससे क्या होगा, जो राहुल भाई साहब होटल में काम करते हैं, मानसून के मंथ में मान लीजिए इतनी भारी बारिश होगी तो लोग यहाँ पे आना मना नहीं आएंगे, मतलब, है ना। तो क्या होगा, होटल को रेवेन्यू नहीं आएगा। इनका होटल नहीं है, ये होटल में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना जी। तो होटल जो है वो कमाएगा नहीं, तो इनको पे कहाँ से करेगा, तो इनकी लाइफ इम्पैक्ट होगी। अब मान लीजिए ये तो है, मैंने मानसून के टाइम का इम्पैक्ट बता दिया। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्चुअल में क्या कराती है हिमाचल के या नॉर्दर्न पार्ट में, स्नोफॉल। अब आपको पता है कि हिमाचल में विंटर के सीज़न में भी लोग स्नो को देखने मैक्सिमम लोग आते हैं, ठीक है जी। अब घूमने के मतलब स्नो को देखने के लोग आ रहे हैं। अब ये उतनी प्रेवलेंट रही नहीं है, मतलब उस तरह से इम्पैक्ट डाल नहीं रही, उतना स्नोफॉल हो नहीं रहा है इस रीजन में जितना होना चाहिए था। तो अब मान लीजिए मनाली में फिर से लोग सर्दियों में घूमने के लिए आना था, जिन्होंने बर्फ़ के देखने के लिए, बर्फ़ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतनी वीक है कि वो बर्फ़ हो ही नहीं रही हिमाचल में, मान लीजिए, ठीक है जी। तो क्या होगा कि वो घूमने आएंगे फिर से, वो क्यों आएंगे भाई साहब, ठीक है जी। जिनको कि बर्फ़ देखनी थी, अब बर्फ़ होगी ही नहीं तो वो मनाली घूमने के होंगे। फिर कहाँ से ये जो है वो टूरिज़्म या फिर राहुल भाई साहब को सर्दियों में भी इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए जो टूरिज़्म सेक्टर है ये इस तरह से इसमें इफ़ेक्ट होगा। उस तरह से एग्रीकल्चर ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर में देखिए अभी मानसून की हिमाचल में मैक्सिमम जो एरिया है ना जी, उसको इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी है नहीं हिमाचल में, जिस तरह से हिमाचल का एरिया है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, मानसून पे, और सर्दियों में जो बारिश होती है उसके कारण, है ना जी। तो क्या होगा, अगर वो टाइमली बारिश ही नहीं होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दी में बारिश नहीं करेगी, या फिर मानसून जो है वो, या जिस तरह से मानसून अभी आ रही है इतनी भी बारिश नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ चला जाए साथ में, है ना जी। तो वो भी हानिकारक है। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सोशली एग्रीकल्चर इस तरह से इकॉनमी की कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, मैंने आपको ये फॉर राहुल के एग्जांपल लेके समझा दिया कि इस तरह से इनकी समर में भी इनकी जॉब खतरे में रहेगी, और विंटर में अगर स्नोफॉल नहीं हुआ तो भी इम्पैक्ट होगा हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर। तो इस तरह से देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का कन्वर्जन आपने समझ लिया कि ये कारण है इस साल का हैवी रेनफॉल का हिमाचल के एरिया में। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं, इन्होंने कहा कि हिमाचल का जो डेवलपमेंट मॉडल है ना जी, इस इन्होंने पहले तो समझ लेते हैं कि ये डेवलपमेंट मॉडल है क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि हिमाचल जो का डेवलपमेंट मॉडल है 1971 में, हिमाचल को क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, स्टेटहुड बना हिमाचल। तो क्या हुआ, उसके बाद स्टेट बना, तो हिमाचल ने क्या किया कि अपना एक स्टेट डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया, या जिस मॉडल का दूसरा नाम था परमार मॉडल, ठीक है जी। डॉक्टर वाई एस परमार मॉडल, यशवंत सिंह परमार जी, उनके नाम पे इस मॉडल का नाम भी है, ठीक है जी। उनके नाम पे ये मॉडल है, इसको कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट मॉडल, इसका नाम। अब ये मॉडल जो था इसने किस पे जोर दिया, इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं लोगों का, लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, और साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट भी करते हैं, ये तीन, ठीक है जी। अब ये इन्होंने इस मॉडल के तहत ये काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इन पे जोर देना स्टार्ट कर दिया। अब इसका जो है वो हमारे पास रिजल्ट आया 1980 में इस मॉडल का। हमने क्या किया, अधिकतर लोगों के घरों तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोशिश किया, पहुंचा दी। सेकेंडली, हमने लोगों को स्कूल दिए, बच्चों के लिए रोड कनेक्टिविटी हमने जो है रोड बनाना स्टार्ट कर दिए, और हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव किया। ये तो अच्छी बातें हैं वैसे भी, है ना जी। उसके बाद हिमाचल जो है वो रोल मॉडल की तरह, एक मतलब हिमालयन स्टेट्स में किस तरह से डेवलपमेंट हो, हिमाचल एक रोल मॉडल भी था उस केस में। और हिमाचल ने जो है वो SDG में क्या किया, सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने कौन सा रैंक, सेकंड रैंक हमारा आ गया, इस कारण की इतनी डेवलपमेंट की। अब राइटर कहते हैं कि LPG रिफॉर्म जो हुए 1991 में, उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है, सुनिए। उसके बाद हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट की गवर्नमेंट को, क्योंकि उस समय सरकार के वित्तीय हालात, भारत सरकार के वित्तीय हालात इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है जी। उन्होंने इसलिए तो ये LPG रिफॉर्म्स लाए थे। तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कहा कि आप ऐसा करिए कि अपने रिसोर्सेज ना, अपनी जो फिजिकल मैनेजमेंट है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करिए, और उससे अपनी फिजिकल को मैनेज करिए, अपने फाइनेंस को मैनेज करना स्टार्ट करिए, है ना जी। खुद इंडिपेंडेंट हो जाइए, कहने का मतलब। तो सरकार ने क्या किया कि जो, अब इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज की बात की कि हिमाचल के पास क्या रिसोर्सेज थे, पानी था, फॉरेस्ट था। उन्होंने क्या किया, टूरिज्म, बोलते ये रिसोर्सेज थे हमारे पास, लैंड,
तो इन रिसोर्सेज का क्या किया, राइटर कहते हैं कि यार इसको तो हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दी इसकी, ठीक है। हमने सीमेंट के प्लांट लगा दिए, हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए डेवलपमेंट के नाम पे, और क्या किया, हमने रोडों को वाइडन करना स्टार्ट कर दिया बिना बिना प्रॉपर जियोलॉजिकल और इंजीनियरिंग असेसमेंट के बिना। ये देखिए हिमाचल जो है वो हिली रीजन है, और हिली जो एरिया है वहाँ पे आपको अगर रोड भी बनाना है ना तो उसके लिए डिफरेंट इंजीनियरिंग लगेगी, उसका जियोलॉजिकल स्टडीज़ डिफरेंट होगी। मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में हिली इलाकों की जो डेवलपमेंट है उसके लिए मॉडल अलग होता है, ठीक है जी। आप उसी बेस पे वहाँ का मॉडल इंप्लीमेंट करके यहाँ पे मतलब उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेपरेट मॉडल चाहिए। तो वैसे ही राइटर भी कहते हैं कि हमने रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है जी। हमने सीमेंट की प्लांट बना दिया, हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने रोडों को चौड़ा करना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने तो मशीनरीज आनी, तो हमने क्या किया, रोडों को मतलब बहुत जल्दी से या बिना या बोलते हैं लैक ऑफ मतलब जियोलॉजिकल और इंजीनियरिंग सर्विस के बिना, असेसमेंट के बिना हमने जो है वो काम स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो है वो हिमाचल की इकोलॉजी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी कारण है आज की फ्लड्स के। बोलते कैसे, देखिए स्टेट जो है, जो हिल स्टेट्स है ना, हिली स्टेट जो है उत्तराखंड हो गई, हिमाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपने सुना होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो मैक्सिमम लगे होते हैं इसी रीजन में, ठीक है जी। बोलते हैं कि मेनली इन्होंने किस पे फोकस किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे। अब बोलते 2000 के पहले ना, सन 2000 से पहले मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह की जो एजेंसीज थी वो इन वेंचर्स के लिए मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देना, मतलब फंड देने से मना करती थी, फंड नहीं देना प्रेफर करती थी, ठीक है जी। लेकिन 2000 के बाद इन्होंने जो है वो इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, आपके पास फाइनेंस भी आ गया, आपके पास पैसा आ रहा है, जिसकी कमी थी आपको ना, आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से तेज़ी से वैसे ही जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए गए। तो बोलता है कि अनकंट्रोल्ड, राइटर कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन जो है, अनकंट्रोल्ड आपने ध्यान रखना है कि अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन जो है हमारे दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, इन पावर प्रोजेक्ट्स की जो हमने अनकंट्रोल्ड वे से जो कंस्ट्रक्शन की है वो मेन कारण है किसका, दीज फ्लड्स का, इन फ्लड्स का मेन कारण वही है, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि करंटली जो है, करंटली क्या है, अब देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं इसको एक बार देख लेते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये मान लीजिए ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या है, टनल के थ्रू आपने पानी रोकना, आपने डैम बनाना सबसे पहले तो, ठीक है। फिर पानी जो है आपने टनल के थ्रू या कहीं से भी उसको हाइट से गिराना है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो टनल बनाने के लिए आपने यहाँ से क्या है, यहाँ से अपने मलबा निकालना है टनल के लिए। तो राइटर कहते हैं कि यार आप जो ये मलबा निकालते हैं, इस मलबे को निकाल लिया आपने, फिर इसको आपने क्या कर दिया है, मैक्सिमम टाइम इसको आप कहाँ डंप कर देते हैं, रिवर की साइड पे जा करके। आपने मलबा निकाला, मक यहाँ से निकाला आपने, उसको क्या किया, आपने रिवर के साइड में फेंक दिया जा करके। तो क्या होगा इससे, अब मान लीजिए भारी बारिश होगी, ठीक है, या जिस तरह से अभी बारिश हो रही है फ्लड्स आ गए, तो क्या होगा कि ये सारा जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल यहाँ पे आपने फेंका, जो आपने मक यहाँ जाके फेंक दिया है, ये सारा कहाँ चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा इससे, देखिए रिवर नॉर्मल रेनफॉल होगा तब भी मतलब क्या होगा कि ये सारा जो आपका मटेरियल है जाके रिवर में गिरेगा। अब रिवर की मान लीजिए डेप्थ पहले इतनी थी, ठीक है जी, इतनी थी, अब जाके आपका सारा ये मटेरियल जा रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट, नीचे जाके कंसोलिडेट हो गया यहाँ जाके। तो क्या होगा, अब रिवर उतनी भले उतना ही बारिश हो, लेकिन फिर भी क्या आपको लगेगा बाढ़ की सिचुएशन आ गई। लेकिन जिस तरह से आज की हालात हैं हिमाचल में, ये तो ऑलरेडी बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में तो आपने मतलब ऑलरेडी ये तो क्या बोलते हैं डिज़ास्टर ही करा दिया कि आपने मक यहाँ पे फेंक दिया, अब बारिश होगी सारा पानी पानी में चला जाएगा, ठीक है जी। एक तो रिवर आपको क्या लगेगा, रिवर की जो जितनी डेप्थ थी वो कम हो जाएगी, जो पानी पहले रिवर में आसानी से आ जाता था वो बाहर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो राइटर ये कहते हैं कि हमने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये कहते हैं कि हिमाचल में करंटली जो है वो हमारे पास 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है काम कर रहे हैं या फिर वर्किंग पे। उसके बाद उनकी बोलते हैं कैपेसिटी कितनी है, वो 10,848 मेगावाट जो है बना रहे हैं। लेकिन बोलता हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट है 2030 तक हमने क्या करना है कि इनकी संख्या जो इतनी करवा देनी है, 1088 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है हमारे होने चाहिए, और कैपेसिटी हमने 10,000 से लगभग 22,000 के करीब लेके जानी है। तो बोलता है ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइटर कहते हैं कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर इतने से मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कैपेसिटी हार्नेस करने से हमारे पास इतने इम्पैक्ट अभी आ रहा है
तो लगभग 2000, अब अगर हम इतनी अधिक जनसंख्या, इतनी अधिक मतलब मात्रा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाएंगे और साथ में जो है वो कैपेसिटी इतनी इंक्रीज करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब थर्डली, फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि टूरिज़्म। अब टूरिज़्म किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है यार, ये कहते हैं देखिए, टूरिज़्म जो है हमारे पास, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास क्या आए, टूरिस्ट आए, ताकि हम इकोनॉमी को अपनी बूस्ट कर सकें स्टेट की। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में हमने क्या किया, हमने रोड जो है वो उस तरह से चौड़े करना स्टार्ट कर दिए, बिना मतलब असेसमेंट के, जियोलॉजिकल असेसमेंट या स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ किए हमने रोडों को चौड़ा करना स्टार्ट कर दिया। और बोलते हैं इस रोडों को बनाने के लिए हमने क्या किया, जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने माउंटेन को वर्टिकली कट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, और साथ में जो रोड है वो बने किस पे, पीपीपी मॉडल पे। अब मैं समझाता हूँ आपको कि बोलना क्या चाह रहे हैं राइटर। इन्होंने कहा कि पहले तो आप हिमाचल की जिस तरह से टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग आपने रोड नहीं बनाई, आपको वर्टिकली कट नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट है, ठीक है जी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पे आपको अगर रोड बनाना है, तो अगर आप मतलब ये स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से रोड, बीच में पहाड़ है, अब इसको इस तरह से कट करते हैं, मतलब ठीक है जी, बी पॉइंट यहाँ पे रख लिया। इस तरह से अगर आप रोडों को कट करते हैं तो क्या होगा, होगा क्या कि आपने स्ट्रेट लाइन में रोड तो बना दिया, अब इसने आपको वर्टिकली आपने काट दिया रोड, मतलब माउंटेन को वर्टिकली काट दिया, ए से बी आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपने, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मतलब ये वर्टिकली काटने से क्या होता है कि एक तो आपका डिस्टेंस देखिए, और सेकंड केस समझते हैं, उसके बाद देखते हैं हम इसका क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। सेकंड केस, मान लीजिए सेम डिस्टेंस ए से बी के बीच में आपको रोड बनाना है, तो अगर आप वर्टिकली काट करके टेरेस फॉर्म में बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, टेरेस फॉर्म इस तरह से बनता ना रोड। तो मान लीजिए यहाँ जाके आपने फिर जाके आप बी पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है। तो बोलते हैं कि हमको ना, हमने क्या किया, हमने जो है वो वर्टिकली रोडों को काटा, इस तरीके से काटा ताकि हमारा डिस्टेंस शॉर्ट हो सके। फ़ायदे होते हैं इसके जो है वर्टिकली काटने से, एक तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा आपका टाइम सेव होगा, तीसरा क्या होगा, आपको मतलब ड्राइव करने में आपको आसानी रहेगी। आप यहाँ से सीधा जो है ना हाईवे रहेगा आपको, तो क्या करेंगे। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से, वर्टिकली पहाड़ों को काटने की वजह से, हमने लैंडस्लाइड जैसी, लैंडस्लाइड जो हिमालयन रीजन में ऑलरेडी प्रोमिनेंट है, उसको और ज़्यादा हमने क्या किया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब उसका कैटलिस्ट का काम कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया उस एरिया। इस केस में देखिए जाए तो क्या है, ये है टेरिस, ठीक है जी। इसमें क्या किया हमने, टेरिस बनाया ना जी, देखिए फ्लैट, इस तरीके से हमने रोड को कंस्ट्रक्ट किया। इसके नुकसान क्या है, फ़ायदे तो है इसमें कि इरोजन तो कम होगा एक तो, ठीक है जी। सेकेंडली क्या होगा कि इसमें, इसके नुकसान सिर्फ ये है कि लागत इसमें जो है वो, इसमें लागत ज़्यादा आएगी। और सेकेंडली जो होता है, जो हमारे टेरिस जो फॉर्म ऑफ रोड्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो टाइम देखिए, पहले डिस्टेंस आपका बढ़ गया, जो पहले यहाँ से यहाँ तक था अब वो घूम के जा रहा है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी जो है आपका बढ़ चुका है। सेकेंडली क्या है कि वो ये कि जिगजैग है, ठीक है जी, जिगजैग रोड बनेंगे तो आप लॉन्ग डिस्टेंस है, और आपको क्या होगा, ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड है, मतलब पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की लैंड थी, अब आपको कम ही लैंड रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ इसके मतलब फ़ायदे नुकसान है दोनों के। तो राइटर ये कहते हैं कि हमने जो है ट्रेडिशनल वे जो था हमारा, टेरिस फॉर्म ऑफ रोड, उनको ना, उनको नज़रअंदाज करके हमने जो है वर्टिकली रोडों को कट किया, जिससे कि हमने फाइनली क्या है, जो है वो इस तरह की जो है वो डिज़ास्टर को इनवाइट किया, या फिर बोल सकते हैं कि जिस तरह से इस तरह के डिज़ास्टर उसकी वजह से भी हो रहे हैं। सेकेंडली ये बोलते हैं कि हमने जो रोड को चौड़ा करने का काम किया हुआ है, या 4 लेन जो हम बना रहे हैं, उसमें हमने पीपीपी मॉडल फॉलो किया है। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत हम ये काम कर रहे हैं। इस मॉडल के तहत अगर हम काम कर रहे हैं, तो इसका आप सोचेंगे नुकसान क्या है इसका, तो ठीक है भाई। तो इसमें यार ये है ना कि राइटर कहते हैं कि हमने क्या किया कि जल्दी से जल्दी, मतलब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने काम को जल्दी ख़त्म करना है, कि हमको ये रोड ए से बी का रोड है, ये जल्दी से कंप्लीट करना है। तो इस चक्कर में बोलता है हमने बहुत से, वही है कि हमने बहुत सी जो हमारे पास इंजीनियरिंग हमारे यूज़ करनी थी, या बहुत से असेसमेंट जो हमारी होनी थी इकोलॉजिकली, या फिर है ना, उसको हमने बाईपास कर दिया। तो ये जल्दी के कारण भी हमने जो है वो इम्पैक्ट किया अपनी इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, और वो फाइनली किस में, फ्लैश फ्लड्स का कारण आज हम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये टूरिज़्म को हो गया। सेकेंडली ये कहते हैं कि सीमेंट प्लांट के बारे में। देखिए सीमेंट प्लांट का मतलब है कि हमने माउंटेन को कट कर दिया, वैसे ही
वर्टिकली। मान लीजिए उस पर पुरानी वेजिटेशन थी, जब हमने सीमेंट फैक्ट्री लगाई तो उस पर वेजिटेशन थी। प्लांट जब लगाने लगे तो हमने उस पर ऑलरेडी पहाड़ों को काटा, वहाँ पे वेजिटेशन थी। अब वेजिटेशन होने के साथ का क्या फ़ायदा था कि जो पानी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी ना लैंड की, मतलब जो ये एरिया है, ठीक है, इस पर वेजिटेशन है तो अधिक मात्रा में पानी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी थी बोलता है इसकी। लेकिन जब हमने बोलता है सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट्स जो है यहाँ पे लगा दिए तो हुआ क्या कि इस लैंड की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, कम होगी। अब वाटर अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो पानी क्या है फिर, वो तो बहेगा ना फ्लड के रूप में ऊपर से। अगर पानी ग्राउंड वाटर अगर अंदर इसमें मतलब ग्राउंड में नहीं जाएगा तो वो तो फिर फ्लो करेगा ऊपर से, जिससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। तो राइटर ये भी कहते हैं कि सीमेंट प्लांट भी इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लैश फ्लड को। और उसके बाद कहते हैं कि देखिए चेंज इन क्रॉप पैटर्न। अब इसका क्या मतलब है, देखिए चेंज इन क्रॉप पैटर्न का मतलब क्या है कि हिमाचल में क्रॉप पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। अब क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ, हम पहले उगाते थे क्रॉप, ट्रेडिशन क्रॉप है ना जी, पुरानी हमारी क्रॉप्स थी, मक्का, गेहूँ, ऐसे बाजरा, ऐसी चीज़ों को हम उगाते थे। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ कि हमारा शिफ्ट हो गया, मतलब हमने इन चीज़ों को उगाना कम कर दिया। हम फिर क्या उगा रहे हैं, हम उगा रहे हैं सर मैम कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप बोले तो इसमें हॉर्टिकल्चर में एप्पल्स आ गए, ठीक है, एप्पल की खेती इस तरह की हमने वेजिटेबल की खेती स्टार्ट करनी। अब ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। तो राइटर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मतलब वैसे भी ये चीज़ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इस चक्कर में हमने क्या किया, एप्पल और वेजिटेबल की क्या टेंडेंसी रहती है, क्या ये सालों साल रह सकते हैं एक जगह पे। अगर इसको हम एक जगह रख दें, सब्जी को एक जगह निकाल के अगर फार्म से ला कर रख दें तो क्या मतलब ये रह जाएंगी काफ़ी टाइम के लिए, नहीं, ये इनका ख़राब हो जाती है भाई, पेरिशेबल नेचर है इनका। तो क्या चाहिए फिर हमको, इनको अगर हमने मार्केट तक लेके जाना था, ये हमको चाहिए क्विक एक्सेस टू मार्केट, हमने जल्दी से जल्दी इनको मार्केट में पहुंचाना है। उसके लिए फिर क्या चाहिए हमको, फिर भाई साहब हमको चाहिए रोड। क्या चाहिए, फिर चाहिए हमको रोड। और वो रोड फिर कैसे बनाए हमने, वही है, जल्दी से बना दिए, ना आपने प्रॉपर ड्रेनेज रखी, ना डेजिग्नेटेड मक एरिया। मक एरिया मतलब जो यहाँ से मलबा निकलना है उसके लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया होना था कि हाँ जहाँ इसको यहाँ रख दिया। उसको फिर हमने क्या किया, ये तो प्रोमिनेंट एग्जांपल है यार, ये तो आपने देखा होगा, जैसे ये कोई रोड बना रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ से मग उठाते हैं और यहाँ नीचे फेंक देते हैं, इस तरह से यहाँ का मग नीचे को फेंक रहे हैं, यहीं पे फेंके जा रहे हैं, या फिर नीचे कोई अगर नदी का नाला है कुछ भी है तो उसमें जा कर के फेंक दिया, ये जा कर के वैसे ही फिर उसी नदी नाले में जा कर के भर जाएगा। और जब भी पानी इसमें भरेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि इसमें भी फ्लड आ गई है, मतलब है ना, क्योंकि वाटर जितना होल्डिंग कैपेसिटी थी इसकी वो तो हमने उसके अंदर तो पत्थर वगैरह डाल दिए, तो पानी ऊपर ऊपर से बहना फिर से स्टार्ट कर देगा। तो बोलते हैं कि ये भी कारण है इसका एक, कि हमने वही कि मतलब जिस तरीके से हमको रोडों को बनाना था, प्रॉपर इंजीनियरिंग यूज़ करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं किया। और हमने जल्दबाजी के तहत जो है वो इस तरह से रोड बनाए जिनमें ना हमने ड्रेनेज रखी है, ठीक है जी, और ना हमने क्या किया, मग को एक प्रॉपर एरिया पे मतलब डंप करने के लिए कुछ एक प्रोविज़न को फॉलो किया है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न जो हमारा चेंज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का डाटा लिखा हुआ है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हिमाचल में 1997 और 98 की बात है, तो हिमाचल में कितना जो था वो फूड ग्रेन के अंदर था, मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर कितनी लैंड थी, ये लैंड है, ठीक है जी। तो ये 1000 हेक्टेयर में, तो 8,853.88 हेक्टेयर जो 1000 हेक्टेयर सॉरी, ये लैंड जो थी हिमाचल में 1977 और 1997 और 8 में जो हम जो थे उसमें हम फूड ग्रेन उगा रहे थे। लेकिन अभी 2021 में क्या देखिए, इसमें कमी आई है ना, देखिए 800 850 के करीब से लेकर हम 750 पहुँच गए। 100,000 हेक्टेयर इसमें हमने अप्रॉक्सीमेट इतनी जो है वो डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो ये है क्रॉप जो है वो चेंजिंग पैटर्न जो है, इसकी बात करें राइटर। अच्छा जी, उसके बाद वे फॉरवर्ड देखते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड में राइटर कहते हैं कि हमको एक स्पेशल इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें कि हम जो है वहाँ के लोगों को भी उस इंक्वायरी कमीशन में रखेंगे, ठीक है जी। ये तो पहली बात होगी कि इंक्वायरी कमीशन बनाओ और उसमें जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का, मतलब वहाँ के लोग, उनको जो है हमको इस कमीशन में रखना होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि पॉलिसी फेलियर के बारे में डिस्कशन कीजिए।
ये तो हो गए दो जो राइटर कहते हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने कुछ ऐड किया हूँ, हमको ना एक कंप्रीहेंसिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी बनानी पड़ेगी इसके साथ साथ। मतलब ये है कि हम जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हिमाचल में या कहीं भी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी रीजन में, हिमालयी रीजन में, कहीं कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट जो है हम अगर कहीं पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि उसका कितना हम इम्पैक्ट जो है इकोलॉजी पे और सोशल इम्पैक्ट जो उसको कम कर सकते हैं, ऐसी कुछ ऐसा मतलब असेसमेंट करें। सेकेंडली, हमने जो हाइड्रो पावर ट्रेडिशनल हमारा जो डैम बनाते हैं ना, उसको हमने क्या किया कि ROR मॉडल होता है जिसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर डिज़ाइन, जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। कि क्या क्या मॉडल है ये इस मॉडल के तहत हम क्या करते हैं कि ट्रेडिशनली तो आपको पता होगा कि हम एक डैम बनाते हैं और क्या करते हैं उस डैम में हम पानी को स्टोर करते हैं, फिर टनल के थ्रू जो है वो आगे, फिर टनल के थ्रू या फिर जैसे भी ना टनल के थ्रू इस पानी को हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू फिर गिराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। अब ये तो हो गया आपका जो ट्रेडिशनल है जिसको फॉलो कर रहे हैं डैम मॉडल। अब नेक्स्ट ये ROR मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक रिवर है, अब क्या करेंगे हम इस रिवर पे डैम नहीं बनाएंगे। ये रिवर मान लीजिए इस तरह से बहती है, तो हम क्या करेंगे एक चैनल ना इस रिवर से ले लेंगे, ऐसे करके चैनल बनाएंगे इस रिवर से, और इस रिवर का पानी जो है वो इस चैनल में थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे हम, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और फिर वापस जा कर के ये पानी जो है वो इसी रिवर में, मेन रिवर में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने इम्पैक्ट जो है वो कम कर दिया, मतलब है ना जी, जो एक्चुअल में रिवर की कोर्स पे जो इम्पैक्ट आ रहा था उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया। और इस तरह का प्रोजेक्ट जो हिमाचल में कहाँ लग रहा है, धौलासिद्ध प्रोजेक्ट है, एक धौलासिद्ध प्रोजेक्ट है, वो लग रहा है आपका हमीरपुर में लग रहा है, ठीक है जी, SJVN बना रहा है उसको। तो हिमाचल में ये प्रोजेक्ट लग रहा है एज ROR मॉडल में, धौलासिद्ध। तो ये बोल रहे हैं कि ROR मॉडल को फॉलो करें और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, है ना। ज़्यादा प्रोजेक्ट, लंबे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमको लंबी लंबी टनल बनानी पड़ेंगी, मोर देन 150-160 किलोमीटर की। ऐसी सतलुज के बेसिन में हमने इतनी इतनी बड़ी टनल बना दी है, उससे क्या होगा कि आपका इम्पैक्ट जो बहुत अधिक होगा, है ना। और फाइनली उसके बाद देखते हैं कि देखिए अल्टरनेटिव हमने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्टरनेटिव हमको देखने की ज़रूरत है, लाइक सोलर और विंड जो है पावर, इनका भी हमने जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसकी तरफ जाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना एक सोशल इम्पैक्ट बताया था, तो इसका एक डिस्कशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल किन्नौर में ना, लास्ट टाइम पे किन्नौर पे भी थोड़े टाइम पहले जब वो आपने देखा होगा कि एक बहुत सा बोल्डर आता है और एक बड़े से पुल को मतलब ऐसे खिलौने की तरह तोड़ के नीचे गिरा देता है, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो फॉर एग्जांपल अगर यार ऐसे ऐसे एरिया में हमने किन्नौर वैसे एरिया में जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट के कारण अगर डैमेज हो रहा है, ठीक है जी, तो लोकल लोगों की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब बहुत से हिमाचल के ऐसे एरिया हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं और वो क्या है, शेड्यूल ट्राइब के एरिया हैं। शेड्यूल ट्राइब के एरिया होने की वजह से हमें डैम जब बनाते हैं हम, या फिर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट लगा है, तो बहुत से टाइम पे हमको डैम बनाना पड़ता है। और डैम से क्या होता है, वहाँ पे बहुत से लोगों की जो है उनको हमको वहाँ पे शिफ्ट भी करना पड़ता है, मतलब उनको उनसे रीसेटलमेंट करवानी पड़ती है, उनको मतलब वहाँ से हटाना पड़ता है डैम के लिए। तो अगर मान लीजिए आप, जो हमारे पास ट्राइबल एरिया हैं जिनका अपना कल्चर है, जिनका अपना अलग से कल्चर है, अगर हम डैम बना करके या फिर इस तरह से हम डेवलपमेंट करते हैं कि उनका इम्पैक्ट जो है उन ट्राइबल रीजन पे बढ़ रहा है, चाहे वो भरमौर हो, चाहे वो पांगी हो, या जिस जिस भी एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनका डाइवर्स कल्चर है अपना, तो उन लोगों के आप पहले तो आप कल्चरली मतलब उनके, अगर उनको वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करते हैं तो उनका कल्चर जो है वो कहीं ना खतरे में, उनका अलग से कल्चर था, हमने उसको ख़त्म कर दिया, कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है उसकी वजह से। मैं नहीं कहता ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म हो सकता है अगर हमने प्रॉपर असेसमेंट नहीं की। तो हमको ये सब भी देखना पड़ेगा। और एंड में यही बोलूँगा कि यार देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, तो लास्ट में आपको यही करना है कि अगर कहीं से भी आपके आसपास कोई नाला है, या है ना जी, जो कि उसमें अटेम्प्ट ना करें, उसमें जाने की कोशिश ना करें। या उसमें बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने जो कि छोटे होते हैं, अगर वो आई एम श्योर वो वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो उनको रोकें स्विमिंग करने से ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ पे जो है वो
सीजनल फ्लड का पानी आ रहा है उसमें फ्लड के पानी में स्विम ना करें, और हो सके तो आप लोग गाड़ी ना चलाएं ऐसे फ्लड के पानी में। और अनसेफ़ है कि हमने रिसेंटली देखा कि जो है ये पानी में बहुत सी वेलोसिटी से आता है ना पानी, इसकी फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी सोच से अधिक होता है मतलब इसकी फ़ोर्स। तो ये ना हो कि कहीं कोई अनहोनी हो जाए मतलब। और लास्ट में आपके आसपास भी ऐसी कोई खड्ड होंगी मतलब, है ना, जिसमें कि सालों साल पानी जो है वो नहीं रहता है और बारिश के टाइम पे पानी आता है। तो अभी हमने उन उन खड्डों को उस रूप में देखा ही नहीं होता, तो हम भी ऐसे चलते हैं कि चलो यार देखते हैं इसमें पानी आ गया है, तो इसमें जाके बैठते थोड़ी देर घूमते हैं इसके आसपास, तो अवॉइड करें वो सब चीज़ें। और फाइनली ये कहूँगा कि अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर सकते हैं आप। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।